स्टूडेंट्स, मैं निखिल रघुवंशी साक्षर एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि बीए की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए मैंने बेस्ट 15 सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें आप सबको 15-15 क्वेश्चंस मिलेंगे और उसी में से ही पूरा पेपर आने वाला है, जिसे घबराने की जरूरत नहीं है। आप सबको आपको केवल क्या करना है कि ऑनलाइन आपको क्लासेस देखनी है, 15 क्वेश्चन समझने हैं, और अगर जिस बच्चे को भी नोट्स की आवश्यकता है तो वो भी ऑफलाइन या ऑनलाइन हमसे ले सकते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए आज हम फाइनल ईयर, थर्ड ईयर का दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि विश्व युद्ध के बाद का है। तो इसको समझते हैं कि विश्व युद्ध जिसमें सारी दुनिया एक साथ रही, पूरी दुनिया शामिल हुई, तो उसके अंत के बाद हुआ क्या, तो आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम प्रश्न पे आते हैं। जैसे कि आप सबको बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध में भारी नुकसान हुआ था, और उस नुकसान को मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका था। अच्छा हाँ, जिन स्टूडेंट्स ने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो कृपया करके वो देख लें, क्योंकि उन दोनों वीडियोस के बाद ये आसानी से समझ आ जाएगी, क्योंकि वो बेस है। बेस के आधार पर चलेंगे तो आपको, हाँ, मैं लिंक वाइज वीडियोस बनाऊंगा, जिससे कि आप सबको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। ये ना हो कि भाई आप सोचो कि सर ने कौन सा टॉपिक उठा लिया, कहां से क्या था, कौन से चैप्टर है, तो आपको मैं 15 क्वेश्चन इक्वल वाइज दूंगा। ठीक है, तो अब हम उस नुकसान के बारे में जल्दी से समझ लेते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध में भारी जान और माल दोनों की हानि हुई, जिसमें हम देखते हैं कि 17 लाख सैनिक अपंग हो गए, यानी जीवित तो है लेकिन वो किसी काम के नहीं गए, यानी कि वो विकलांग हो गए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि 1,30,00,000 लोग मारे गए टोटल। सभी विश्व में जितने भी देश इस युद्ध में लड़ रहे थे, उनके लगभग 1,30,00,000 लोग मारे गए, जो कि बहुत बड़ी जनसंख्या होती थी उस समय और आज की। इसी तरीके से 1,70,00,000 डॉलर की हानि हुई। ये तो बात है आप सब के सामने नुकसान की। तो अब हम बात करते हैं यहां पर कि इस विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद क्या हुआ। तो इस विश्व युद्ध के समाप्त होने के 6 से 7 महीने के बाद एक सम्मेलन हुआ, एक संधि हुई या एक समझौता हुआ। अब वो कहां पर हुआ, किस तरीके से हुआ, और उस समझौते में क्या क्या हुआ, वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सिंपल सा, अब हम बात करेंगे यहां पर किसके बारे में, वर्साई की संधि के बारे में। आपके पेपर में अगर वर्साई की संधि, पेरिस शांति सम्मेलन या पेरिस शांति समझौता आता है तो आंसर एक ही है, यानी कि वो एक ही चीज के बारे में पूछा गया है। अब हम बात करते हैं कि वर्साई की संधि कब हुई। तो वर्साई की संधि 28 जून 1919 को, यानी कि विश्व युद्ध समाप्त होने के 6 से 7 महीने के बाद हुई। और दूसरी चीज आपको याद होगी, 28 जून को ही हमारे जो प्रिंस थे, राजकुमार थे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के, वो भी मारे गए। तो उनके 4 से 5 साल बाद, कितना हो गया, 19, 14, 5 साल बाद। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर कहां हुई। तो ये जो संधि हुई, ये हुई थी उस समय पर फ्रांस देश की राजधानी पेरिस के निकट, यानी समीप वर्साई नामक क्षेत्र में। और वर्साई नामक क्षेत्र में वहां पर जो एक मुख्यालय था, वहां पर जो महल टाइप का था उस समय पर, वहां के जो मेन वाइसराय होते थे उनके वहां पर किया गया। अब हम बात करते हैं कि क्यों हुई, इसके होने का मुख्य कारण क्या था। तो स्टूडेंट्स, इसको उस समय पर या विश्व युद्ध के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किया गया था, क्योंकि उस समय पर दो पक्ष हो गए थे, एक जीते हुए का और एक हारे हुए का, यानी एक विजित और एक पराजित। तो इन दोनों की नुकसान की भरपाई के लिए यह हुआ था। तो अब हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध में होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए वर्साई की संधि या पेरिस शांति सम्मेलन या पेरिस शांति समझौता हुआ। अब हम बात करते हैं यहां पर कि ये दूसरा एक और रीजन हम देखते हैं कि क्यों हुआ यूरोप में शांति स्थापना के लिए, क्योंकि युद्ध से पहले जैसा यूरोप था अब वैसा यूरोप नहीं होने वाला था अगर ये सम्मेलन ना होता। लेकिन अब यहां पर क्या है, एक ऐसे राष्ट्र संघ की बात की जाएगी
जो पूरे यूरोप को दोबारा से, जिसमें हारे हुए के साथ साथ जीते हुए के साथ साथ हारे हुए को भी लेके चलना था, और उनके हित को भी देखते हुए, क्योंकि अगर पूरी सत्ता दे दी जाती किसके हाथों में, जो जीते हुए हिस्सा में, तो वो तो अपने अनुसार उन हारे हुए को नोच डाल दे। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि इन दोनों ने मिलकर एक राष्ट्र संघ की मांग की, वो राष्ट्र संघ की बात हम आगे करेंगे। ठीक है, अब हमारे यहां पर आता है कि इसमें कौन कौन शामिल हुए। तो दो पक्ष आमने सामने थे, यानी कि एक में आप देखोगे जर्मनी, और जर्मनी के जितने भी साथी राष्ट्र या फिर देश थे, और वो पराजित में थे, क्योंकि जर्मनी को मुख्य कारण माना गया था, बिस्मार्क की नीति को मुख्य कारण माना गया था, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। और दूसरी तरफ थे विजित राष्ट्र, विजित देश, जिसमें हम बात कर सकते हैं अमेरिका की, फ्रांस की, ब्रिटेन की और इटली की। तो ये विजित राष्ट्र थे। तो इनका उस समय पर बेसिकली फ्रांस नेतृत्व कर रहा था। फ्रांस इसलिए कर रहा था क्योंकि मेन लड़ाई फ्रांस की थी, शुरुआत फ्रांस से हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब यहां पर सारी चीजें पता चल गई और ये इस में ये चीज क्लियर हो गया कि जर्मनी मुख्य कारण था इस विश्व युद्ध का, और उनका साथ दिया उसके साथी देशों ने जिनके साथ उसकी संधियां थी। तो अब गाज उनके ऊपर भी गिरेगी, नुकसान उनका भी होगा, या फिर ये कहें नुकसान की भरपाई जर्मनी तथा उसके सभी देश मिलकर करेंगे। अब वो जर्मनी और उसके देशों से किस तरीके से ये नुकसान को पूरा करने वाले थे, उसको इस संधि के दौरान देखा गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर जर्मनी को संधि से एक सप्ताह, एक हफ्ते पहले ही, हस्ताक्षर करने से एक हफ्ते पहले ही इस संधि के परिणामों के बारे में आभास हो गया था, यानी कि उनको पता चल गया था कि पूरा विश्व एक हो चुका है। पूरा विश्व में हम बात करेंगे यूरोपियन पावर कंट्रीज की, जो उस समय पर फ्रांस के साथ थे, अमेरिका की थी, के अमेरिका, जापान और भी कई सारे देश थे। तो उन सब ने एक गुट बना के यहां पर जर्मनी को सीधे तौर पर अपराधी करार दे दिया था। तो जर्मनी को पता था कि मेरे साथ अब और मेरे साथियों के साथ अब क्या होने वाला है, अब हमें बेवजह सभी संधियों को अपनाना पड़ेगा। अब ये बात जब जर्मनी की जनता को पता चली तो जनता बहुत मायूस हो गई और आक्रोशित हो गई अपनी सरकार के प्रति, बिस्मार्क के प्रति और उनकी नीतियों के प्रति, क्योंकि जर्मनी में भी कई ऐसे लोग थे जो उस समय पर यह विश्व युद्ध नहीं चाहते थे, यानी जर्मनी की नीतियों के ऊपर विपक्ष वहां का उंगलियां उठा रहा था, यानी कि उसको गलत बता रहा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहां पर उनको आभास हो गया और उनकी जनता रोषित आक्रोशित हो गई। और फिर क्या हुआ, ये आपका सम्मेलन हुआ, और सम्मेलन कब हुआ दोबारा देखिए, 28 जून 1919 को। कहां पर हुआ, फ्रांस की राजधानी पेरिस के समीप वर्साई में हुआ। अब यहां पर क्या होना था कि जितने भी यहां पर हारे हुए देश, यानी कि आपके पराजित देश थे, उन सभी के ऊपर नुकसानों को थोपा गया। अब कई देशों से पूछा गया तुम्हारा कितना नुकसान हुआ तुम्हारा, तो वो कईयों ने बढ़ा चढ़ा के भी बताया, और जिसके कारण अब यहां पर इन सब के ऊपर सबसे ज्यादा मुसीबत आने वाली थी। तो लेकिन अब इनके पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं था, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, केवल एक ही रास्ता था। वो क्या था, वो जैसा बोलेंगे इनको वैसा एक्सेप्ट करना होगा। तो अब जब जनता रोषित व आक्रोशित हो गई थी, तो जर्मनी के साथ साथ उसके सहयोगी देशों को भी इन संधियों को स्वीकार करना पड़ा, जिससे क्या होता है कि उन्होंने ये जो संधियां जो उनके ऊपर थोपी जा रही थी, तो उनको एक नाम दिया जो जर्मन भाषा का है। अच्छा हाँ, ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम और वो हो सकता है, डिक्टाट, इंग्लिश में डिक्टैट और हिंदी में डिक्टाट, इन सबका अर्थ वही है, आप प्लीज देख लीजिए। अब इसका अर्थ हिंदी में क्या था, इसका अर्थ था हिंदी में थोपा जाना। अब यहां पर क्या हो रही थी, क्या थोपी जानी थी, वो थी संधियों को थोपा जाना, उसको डिक्टाट या दिक्ता कहा गया है। जैसे कि अभी हमने देखा कि जर्मनी और उसके सभी मित्र राष्ट्रों के ऊपर ये सारी संधियां थोप दी गई थी। अब यहां पर उनके सामने दो विकल्प दिए गए, और विकल्प भी कैसे,
कि केवल एक ही विकल्प? पहला विकल्प था या तो वो सभी देश जर्मनी और उसके साथी संधियों को स्वीकार करें, यानी संधियों को स्वीकार करना उनका पहला विकल्प हो गया, या फिर दूसरे विकल्प में युद्ध के लिए तैयार रहें, यानी युद्ध के लिए तैयार रहना। तो यहां पर बात आती है कि वो अभी अभी हार के हाथ खड़े करके उठे थे, दोबारा उनमें इतनी क्षमता नहीं थी, ना उनके पास इतनी पावर शक्ति थी कि वो दोबारा से इन सब का सामना कर सके, जिसके कारण केवल उनके पास एक ही विकल्प था, वो था संधियों को स्वीकार करने का, और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन यहां पर भी क्या किया गया, जितने भी जीते हुए देश थे उन्होंने इनका शोषण करना शुरू कर दिया। अभी हम आगे बात करेंगे बिग फोर की। बिग फोर 4 देशों के जो नेता थे उनके नेताओं से मिलकर बना, यानी एक संगठन था बिग फोर, जिसमें फ्रांस, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, ब्रिटेन और इटली, इनके 4 जो नेता थे वो शामिल हुए थे। और उन्होंने क्या वक्तव्य रखा या क्या चीजें कही, तो अभी हम उसको आगे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी बीच हमने देखा कि ये सारी चीजें होने के बाद इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। इसका सीधा सा निष्कर्ष निकला कि वर्साई की संधि में जितने भी हारे हुए देश थे उन सबको अपमानित किया गया, उनके ऊपर संधियां थोपी गई और उनसे अपने उस नुकसान और उस नुकसान से भी अधिक नुकसान की भरपाई करने की पूरी बात कही, जिससे उनका शोषण भी हो और वो इतने ज्यादा दब जाए कि उनको रिकवर करना, यानी दोबारा से अपनी वर्तमान स्थिति में आने के लिए काफी लंबा समय लगे। और जर्मनी का जो पूरी तरीके से विघटन था वो फ्रांस देखना चाहता था, जिसके कारण उसने कुछ क्रूर नीतियां अपनाई। तो ये था हमारा, इसका समझ आ गया होगा आप सबको। निष्कर्ष में भी यही है कि मैंने अभी जो बताया आप सबको कि जर्मनी और उसके साथियों को अपमानित करके क्या किया गया, उनके ऊपर से वो सारी चीजें थोपी गई। अब मैं आपको बताता हूं कि जर्मनी और उसके साथियों ने कुछ प्रतिक्रियाएं भी दी होंगी, तो वो प्रतिक्रियाओं को देखते हैं कुछ मुख्य मुख्य कि उनकी तरफ से क्या क्या चीजें कही गई थी, किसने, वर्साई की संधि में। जैसे कि अभी हमने बिग फोर के बारे में बात की थी, तो अब बिग फोर को हम बेहतर तरीके से समझते हैं। बिग फोर क्या था, तो सबसे पहले हम उसको बेस समझते हैं। बिग फोर 4 शक्तिशाली देशों का या शक्तिशाली देशों के जो नेता थे उनका एक समूह। अब अभी हमने वर्साई की संधि को समझा। वर्साई की जो संधि थी, तो वर्साई की संधि हुई दोनों गुटों के बीच में, लेकिन वो किसी न्यायालय में नहीं हुई कि कोई कोर्ट है या उनके ऊपर भी कोई नेतृत्व करने वाला, नहीं। ये जो 4 महाशक्तियां थी, इन्होंने उनकी पैरवी करी, इनका नेतृत्व किया और इन्होंने वहां पर वो सारी चीजें सुनी, चाहे वो जीते हुए देश हो चाहे हारे हुए। तो उसमें महत्वपूर्ण ये 4 देश के राजनेता थे, जिन्हें बिग फोर के नाम से या फिर 4 महाशक्तियों का संघ कहा जाता था। और इन महाशक्तियों में 4 जो थे नेता, उनमें से जो चौथे थे हमारे, पहले इनके बारे में बता देता हूं। विक्टोरियो ऑरलैंडो जो इटली के प्रधानमंत्री थे, ये बाद में बिग फोर से हट गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा था कि इनकी बातों को सुना नहीं जा रहा या इनको उतना महत्व नहीं दिया जा रहा जितना बाकी के 3 को मिल रहा था। तो अब हम इन चारों बिग फोर के ये जो चारों राजनेता थे, इनको बारी बारी इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से और क्या सोच थी और क्या इनका मानना था। अभी हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे वुडरो विल्सन, जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे। ये सिद्धांतवादी नेता थे और एक कट्टर ना होकर ये लचीली चीजों के आधार पर चलते थे, यानी कि विनम्रता के आधार पर सारे निर्णय लेते थे। और ये सुपर पावर कंट्री के थे, जिसके कारण इनको सबसे ज्यादा महत्व मिलता था। उस समय पर भी अमेरिका सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। और वुडरो विल्सन का ये मानना था कि ये जैसे जीते थे, ये विजित देशों में थे,
या अमेरिका विजित देशों में शामिल था, सबसे ऊपर था। तो ये चाहते थे कि जो मौका इनको मिला है अपने अनुसार सभी चीजों को चलाने का, तो ये वो करवाना चाहते थे पराजित देशों से भी और विजित देशों से भी, जिससे कि एक ऐसा यूरोप बने जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना हो, यानी कि सभी पूरे देश, चाहे वो शक्तिशाली हो चाहे शक्तिहीन हो, चाहे स्वतंत्र हो चाहे उपनिवेश देश हो, सबके सब एक समानता के आधार पर चले और सबको बराबरी का दर्जा मिले और एक कुशल ऐसा राष्ट्र बने जिसमें सभी देश खुशहाल पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। और वुडरो विल्सन ही वो नेता थे जो स्टार्टिंग से, शुरुआत से ही एक राष्ट्र संघ की मांग कर रहे थे, एक ऐसा राष्ट्र संघ जो सबके हित में काम करे, सबके लिए हो, जिसमें कोई भी शक्तिशाली शक्तिहीन कोई भी देश जाके अपनी कठिनाइयों को वहां पर रख सके और उसका उसी अकॉर्डिंग निवारण किया जाए। तो आइए अब हम बिग फोर के दूसरे नेता के बारे में बात करेंगे जिनका नाम था किलमांसू। किलमांसू जो थे फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। किलमांसू का उपनाम टाइगर भी था, इन्हें टाइगर के नाम से भी जानते थे। और किलमांसू इनमें सबसे वृद्ध थे और एक ऐसे नेता थे, कूटनीतिज्ञ थे, जो खुद अपनी नीतियों से भी नहीं भटकते थे। ये जो नीतियां बनाते थे उसपे किसी भी अवस्था में परिवर्तित या किसी और के बहकावे में आके बदलते नहीं थे। इसी प्रकार से हम बात करेंगे किलमांसू की, तो किलमांसू कट्टर जर्मनी के विरोधी थे और इनकी एकमात्र चिंता फ्रांस की सुरक्षा थी। ये जर्मनी को इस अवस्था में पंगु बना देना चाहते थे, मतलब उसको इतना पिछड़ा कर देना चाहते थे कि वो दोबारा से फ्रांस की बराबरी ना कर सके, और उनको ये मौका मिला था। और ये बहुत ही कट्टरता यानी कि हिंसक व्यवहार के साथ इस चीज को चाहते थे और बिग फोर में भी इसी तरीके से बातें कर रहे थे। अब यहाँ पर दो नेता थे, दोनों एक दूसरे से विपरीत, एक बहुत ही विनम्र स्वभाव का और एक बहुत ही हिंसक स्वभाव का। आइए अब हम यहाँ पर बिग फोर के तीसरे राजनेता के बारे में बात करते हैं। उनका नाम है डेविड लॉयड जॉर्ज, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अब ये जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे हमेशा मध्यस्थता करते थे, यानी मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे, क्योंकि यहाँ पर बिग फोर में एक थे वुडरो विल्सन जो बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे, और एक थे किलमांसू जो फ्रांस के प्रधानमंत्री थे, वो काफी हिंसक स्वभाव के थे। तो कई ऐसे मुद्दे होते थे जिनमें इनके बीच में आपस में मतभेद हो जाते थे, तो वहां पर बिचौलिए की या मध्यस्थ की स्थिति का स्थान कौन, डेविड लॉयड जॉर्ज निभाते थे, जिससे कि उन दोनों में सुलह या सलाह करवाते थे। अब ये इसलिए भी महत्वपूर्ण थे क्योंकि ये ग्रेट ब्रिटेन के थे और उस समय पर ब्रिटेन काफी अच्छी खासी स्थिति में था। अब अंत में आते हमारे विक्टोरिया ऑरलैंडो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ये इटली के प्रधानमंत्री थे, लेकिन ये पहले ही क्या हो चुके थे, बाहर हो चुके थे, क्योंकि ये सोचते थे कि इटली या इटली के प्रधानमंत्री को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा जितना बाकी के तीन को दिया जाता था। अगर हम इनके स्वभाव की बात करें तो ये भी हिंसक थे। कई ऐसे मुद्दे आ जाते थे जिसपे दो दो यानी किलमांशु और विक्टोरियो एक साथ खड़े होते थे, तो वहां पर वुडरो विल्सन का साथ डेविड लॉयड जॉर्ज को देना पड़ता था।